शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो है बहुत कुछ पढ़ लिया हुआ है लैंग्वेज में और मैथ का मीनिंग पढ़ लिया हुआ है और मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हुआ है। मैथ के बारे में बहुत सारा कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है। अब हमको जो है स्टार्ट करना है। अब हमको स्टार्ट करना है क्या कि भाषा, गणित की भाषा क्या है उसके बारे में स्टार्ट करना, वो पढ़ना है हमको। गणित की भाषा क्या है। अभी तक हमने मैथ का पाठ्यक्रम में मैथ का क्या जगह है वो हमने पढ़ लिया हुआ है और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है। मैथ के लॉजिकल रीजनिंग के बारे में मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हुआ है। ये सब खत्म हो गया है। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है क्या, स्टार्ट करना है कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे हर चीज की भाषा होती है, हर चीज की भाषा होती है, तो वैसे ही जो है गणित की भी भाषा होती है। तो गणित की भाषा के बारे में हम जानेंगे कि गणित की भाषा क्या क्या होती है। इसके बारे में प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न जब आते हैं तो उसका जवाब आप दे पाओ। जैसे हिंदी में या लैंग्वेज की जो भाषा होती है उसमें उसके मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती है, कहानी होती है, सब ऐसे भाषा के रूप में उसके बने रहते हैं। तो वैसे ही गणित की भी भाषा होती है। गणित की जो शब्दावली होती है उन्हीं शब्दावलियों से गणित की पूरी भाषा बनती है। तो शब्दावलियों के बारे में हम वो समझेंगे और उसकी भाषा क्या, उसका उपयोग क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। वैसे जो है बहुत सारे रूप जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। वो सारे रूपों की चर्चा जो है हम करेंगे बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं। गणित की भाषा को हम ले लेते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं, छोटा सा लेक्चर है, तो देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बोर्ड पर शुरू करेंगे। चलिए तो गणित की भाषा के बारे में समझेंगे। गणित की भाषा क्या है। तो जैसे सभी विषयों की भाषा होती है वैसे गणित की भी भाषा होती है। जैसे सभी प्रकार की विषयों, अलग अलग प्रकार के विषय हैं। जैसे सामाजिक विषय है, तो सामाजिक विषय में क्या होगा, तो सामाजिक विषय में उसकी भाषा क्या होगी, तो पहाड़ होंगे, नदी होगा, झरने होंगे और पठार होंगे, ये भूकंप होगा, ये उसकी भाषाएं हैं, उसकी भाषा है। वैसे ही हम विज्ञान की भाषा करें तो विज्ञान में क्या है, जहां देखो वहां सिस्टम, जहां देखो तो वहां सिस्टम, जहां देखो वहां क्रमबद्ध। तो ये उसकी विज्ञान की भाषा है। तो विज्ञान की भाषा के साथ साथ में फिर हम कहें कि वह इंजीनियरिंग की भाषा, तो इंजीनियर की अलग अलग भाषा है। वहीं बात करें तो लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की भाषा लैंग्वेज के जहां जिस हिसाब से होगा। कंप्यूटर की बात करो तो हर जगह कंप्यूटर 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 गणन, कंप्यूटर गणन वहां पे आएगा। तो वैसे ही क्या है, वह गणित की भी भाषा है। तो गणित की भाषा के बारे में हम समझेंगे कि गणित की भाषा क्या है। गणित की भाषा, गणित की भाषा में समझेंगे कि गणित की भाषा किसको कहते हैं। तो गणित की भाषा जो है, जैसे सबकी अपनी भाषा होती है, जैसे सबकी अपनी भाषा होती है, सभी विषयों की अपनी अपनी भाषा होती है, वैसे ही इसकी भी भाषा होती है। जैसे हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक की भी अलग अलग भाषा है। तो म्यूजिक में कोई कहेगा तबला वादक, कोई कहेगा संगीत वादक, कोई कहेगा बांसुरी वादक, तो कोई कहेगा जो है वो फाइन आर्ट, तो कोई कहेगा वो जो है आर्ट, तो कोई कहेगा वही म्यूजिक। तो अलग अलग प्रकार के उसमें भी क्या है, भाषाएं हैं। तो जैसे वहां भाषा है, संगीत में भाषा है, जैसे जो है वो आर्किटेक्ट में भाषा है, जैसे जो है इंजीनियरिंग भाषा है, जैसे जो है डॉक्टरी में भाषा है, जैसे जो है वो भाषा की भाषा है, जैसे अलग अलग प्रकार की भाषा है, वैसे जो है यह गणित की भी भाषा होती है। तो गणित की भी क्या है, उसकी अपनी एक भाषा होती है। गणित की अपनी एक भाषा होती है। गणित की अपनी एक भाषा होती है, उसी भाषा के तहत वो क्या है, पहचानी जाती है। गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की अपनी भाषा होती है। तो गणित की अपनी भाषा क्या हो सकती है, तो गणित कहेगा कि जोड़ना है, गणित कहेगा घटाना है, गणित कहेगा गुणा करना, गणित कहेगा भाग करना, गणित कहेगा भिन्न करना है, गणित कहेगा आयत करो, गणित कहेगा वर्ग करो, गणित कहेगा क्षेत्रफल करो, गणित कहेगा परिमाप निकालो, गणित कहेगा क्षेत्रफल निकालो, गणित कहेगा घन निकालो, गणित कहेगा घनाभ निकालो, गणित कहेगा वर्ग निकालो, गणित कहेगा वर्गमूल निकालो, गणित कहेगा घनमूल निकालो, गणित कहेगा कि इसका ब्याज निकालो, गणित कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, गणित कहेगा मूलधन निकालो, गणित कहेगा भिन्न निकालो, गणित कहेगा कि इसका समय क्या है, गणित कहेगा दूरी क्या है, गणित कहेगा क्या क्या है। ये सब गणित के भाग हैं। तो गणित के ये सब क्या है, इससे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है। इन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया। तो कॉन्सेप्ट बनाया, तो वैसे ही गणित की अपनी क्या है, वो भाषा है। चाहे वह गणित की अंक गणित हो, चाहे गणित की वह बीज गणित हो, चाहे गणित की वह रेखा गणित हो, चाहे गणित की वह त्रिकोणमिति हो, चाहे गणित का कौन सा भी भाग हो, कौन सा भी भाग हो, गणित के सारे भागों में गणित की अपनी भाषा होती है। तो इसलिए क्या है, गणित अपनी अपनी भाषा खुद रखता है। गणित की अपनी भाषा होती है।
जैसे जैसे गणित, जैसे सभी भाषाओं का अपना एक व्याकरण होता है, जैसे सभी भाषाओं का अपना एक व्याकरण होता है, वैसे ही गणित का भी अपना एक व्याकरण होता है। गणित का अपना एक व्याकरण होता है। गणित का अपना एक व्याकरण होता है। आप कहें कि वह पूरा सुदृढ़ व्याकरण जो हो ना, तो सुदृढ़ व्याकरण नहीं, तो गणित का अपना व्याकरण होता है। बट गणित जैसे भाषा का अपना सुदृढ़ व्याकरण होता है, बिल्कुल क्रमबद्ध व्यवस्थित भाषा व्याकरण होता है, वैसे गणित का क्रमबद्ध व्याकरण नहीं होता है, उसका सुदृढ़ व्याकरण नहीं होता, बट गणित का भी व्याकरण होता है। गणित के अंदर में व्याकरण होता है, उसी व्याकरण के तहत जो है वो चलता है। वह पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना है, ये ऐसे ही चलता है। जैसे जैसे आप लोगों ने गणित के व्याकरण को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल में बता देता हूँ, गणित का व्याकरण क्या है। जैसे आप लोगों ने समझा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसका एक नियम, व्याकरण मतलब क्या होता है, नियमबद्ध होना। व्याकरण क्या कहता है, नियमबद्ध बनना, वही व्याकरण होता है। व्याकरण क्या कहता है, भाषा को नियमबद्ध रूप में अध्ययन करना, उसी को कहते हैं व्याकरण। तो अब व्याकरण ये भी कहता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बोडोमास। बोडोमास में क्या कहा जाता है, तो भा, क्या कहते हैं, भा गु जो घ, ये बोडोमास में यही होता है। भागु जो घ, भागु जो घ मतलब पहले क्या करना है, किसी भी चीज का पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। अगर आप पहले घटाना कर दिए, फिर भाग किए, फिर गुणा किए, तो सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए वह क्रमबद्ध नियम तरीके से ही करना है। जब अगर नियम तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आपका गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बोडोमास में ये पहले करते हैं भाग, इसको कहते हैं भागु जोघ। भागु जोघ में पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तब जाकर के आपका सवाल क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, सवाल गलत हो जाएगा। तो ये इस नियमों से जाना है, इस नियमों से जाना है। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल बताऊं, मान लीजिए जो है यह ब्याज है। ब्याज, ब्याज का एक फॉर्मूला है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज के फॉर्मूले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा बताइए कोई तो। अगर हमको किसी चीज का ब्याज निकालना तो क्या कर देंगे, मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये उसका सूत्र होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले के आधार पे लगाएंगे, इस फॉर्मूले के आधार पे लगाएंगे, तब जाकर के निकलेगा। ये यहाँ पे है, ये देखिए, अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया, इसके नीचे एक करना है, ये इसका क्या है, इसका नियम है, इसका नियम है। तो ये नियम, ये सारे क्या है, ये व्याकरण के ही, इसके इस तरह के व्याकरण होते हैं। ये इस तरह के व्याकरण होते हैं कि अगर नीचे कोई चिन्ह नहीं दिया तो क्या होगा, यह भाग होगा, भाग होगा। तो इसका हमको जब भी इसको क्रॉस करना है, तो ये इसका क्रॉस इधर होगा, इसका क्रॉस इधर होगा। तो इस तरह से क्या है, ये इसका व्याकरण है। तो व्याकरण सम्मत है, ऐसे यही नहीं, हर जगह पे व्याकरण है, हर जगह पे उसका पहले व्याकरण बनाया जाता है। व्याकरण बनाया तो उसी व्याकरण के आधार पे क्या है, वो आगे की उसकी प्रश्नावली होती है। चाहे वो आप अंक गणित की बात करें, तो अभी हम अंक गणित की बात कर रहे हैं, ऐसे रेखा गणित की बात करें, ऐसे बीज गणित की बात करें, चाहे ऐसे किसी भी गणित की बात करें, उन गणितों में क्या होता है, इसका रूप होता है। जैसे एक अंक गणित और बीज गणित में, दोनों में मैं एक अंतर बता देता हूं, दोनों में अंतर आपको बता देता हूं, उसमें उसका व्याकरण कैसे होता है, दोनों का व्याकरण, दोनों का एक ही सवाल है, मैं खाली व्याकरण बता देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 23 और यहाँ पे लिखा हुआ 12, एक गुणा आप यहाँ कर रहे हैं, बस अभी व्याकरण में बात कर रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई बाई 3, 2x या 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस y, 2x प्लस y। अब हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैसे करते हैं, इधर से करते हैं, इस साइड से करते हैं। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 1 तिया 3, 1 दूनी 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे जीरो कर देंगे। क्यों, ये इसका नियम है, ये इसका नियम है कि हम और जीरो के अलावा और कुछ नहीं करते। जीरो का वैल्यू जीरो होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसके नीचे कुछ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एक लाइन छोड़ करके करना पड़ेगा, इसका नियम है, ये इसका नियम है, इसका व्याकरण है, इसका व्याकरण है। तो इस व्याकरण के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। अब हमने कर लिया, करने के बाद हमको जोड़ करना है, जोड़ेंगे तो ये जाएगा 6, ये होगा 4 3 7, ये होगा 2, ये इसका नियम है, जिसका नियम है, नियम ही क्या है, व्याकरण है, नियम ही उसका व्याकरण है। अब हम इसी को इस तरह से करेंगे, हम इसको हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जबकि हम मेनली अक्सर हम जो है यहाँ पे हम दाहिनी साइड से करते हैं, जब भी अंक गणित के होते हैं, जब बीजी होते हैं, जिसमें अचर चर दोनों संख्या होती है, अचर और चर दोनों संख्या होती है, तो हम बाई तरफ से करते हैं। तो बाई तरफ से करते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए 2x में 2x मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर हो गया। 2 में 2 का गुणा किया, एक्स में एक्स गुणा किया, तो 2 2 4 हो गया, 4 और एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 तिया 6 और एक्स, 6x हो गया,
6x हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 को गुणा करेंगे, तो 4 को इधर से गुणा करें तो 4 दूनी 8। देखिए नीचे वही आ रहा है, 4 ये नहीं, 4 नहीं है, y है, ये y है, y है। चलिए हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2xy। अब यहाँ पे x के नीचे नहीं है तो यहाँ ये प्लस इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2xy, 2xy हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +3y। अब हम इसको जब अब हम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा। हम सीरियल में जाएंगे, सीरियल में जाएंगे तो क्या करेंगे, 4x² हो गया प्लस 6x हो गया, फिर y उधर आता है तो 2xy हो गया प्लस 3y हुआ। ये इस तरह से जोड़ करते हैं, इस तरह से जोड़ करने पर, चाहे गुणा करने पर, ये पहले हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद फिर हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर इस तरह से करते हैं। अब इसी में अगर एक प्लस ऊपर है, ऊपर एक प्लस है, इधर एक माइनस है, ऊपर प्लस माइनस है तो क्या होगा, प्लस माइनस के हिसाब से कट जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसमें कर रहे हैं, एक ऊपर प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या होता है, जब इसका भी एक नियम होता है, आप लोग नियम जानते हो, मैं बस एक खाली आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -3 है, -4 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 -3 -7 हो जाएगा। अब अगर हम यही कह दें, ये यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाई एक यहाँ पे है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 की 12, यहाँ 12 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसका रूल है। यह रूल है कि अगर सम संख्याओं में वही चीज सम संख्याओं में है तो प्लस होगा, अगर वही विषम संख्याओं में है तो माइनस होगा। अगर सम संख्याओं में है तो प्लस होगा, विषम संख्याओं में जाएगा तो माइनस होगा। यह उसका रूल है, यह उसका क्या है, यह उसका व्याकरण है। तो ऐसे ही जैसे अन्य भाषाओं का व्याकरण होता है, वैसे ही इसका भी व्याकरण होता है। मनीष पवार, सही बात है, PRT अपॉन 100 बराबर ऐसा ही। हाँ चलिए तो आगे चलते हैं, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यह विषय मूर्त रूप प्रदान करती है तथा विषय को समझने में मदद करती है। व्याकरण जो है, व्याकरण ही क्या करती है, व्याकरण की मदद से और उसकी भाषा की मदद से, व्याकरण की मदद से और भाषा की मदद से गणित को मूर्त रूप प्रदान करती है। गणित की भाषा, गणित की भाषा एवं गणित की भाषा एवं व्याकरण, व्याकरण गणित को मूर्त रूप प्रदान करती है, गणित को मूर्त रूप प्रदान करती है, गणित को मूर्त रूप प्रदान करती है। यानी इसी की वजह से भाषा और व्याकरण की वजह से ही गणित क्या बनती है, गणित एक मूर्त रूप में बन जाती है। नहीं तो क्या रहेगा, अमूर्त रूप में रहे। इसको जब हम व्याकरण के रूप में ले आते हैं, नियम के रूप में लेके आते हैं, भाषा में रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, तो सामने दिखाई देने लगता है कि यह चीज है, यह चीज है। नहीं तो क्या होता, हम नहीं तो क्या होता कि वह हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात समझ में नहीं आएगी। अगर हमने उसी को रख लिया, उसका वैल्यू रख लिया, उसका वैल्यू रख लिया, तो क्या हो गया, वो दिखने लगेगा, वह चीज दिखने लगेगी। तो ऐसे दिखने के लिए, मूर्त रूप बनाने के लिए जो है वो होता है। दौलत अपना जरा आप कैमरा बंद कर लीजिए, दौलत कैमरा बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या है, गणित की भाषा एवं व्याकरण गणित को मूर्त रूप प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं। गणित की भी गणित की भी अपनी एक भाषा तथा होती है। गणित की भाषा शुद्ध, यथार्थ और निश्चित होती है। गणित की भाषा क्या होती है, तो गणित की भाषा शुद्ध, यथार्थ, गणित की भाषा शुद्ध, गणित की भाषा शुद्ध, यथार्थ, यथार्थ और निश्चित होती है, निश्चित होती है। यानी उसका मान जो है वह निश्चित है, यानी कि यहां से वहां चली जाएगी, यहां से वहां चली जाएगी। मान लीजिए प्लस कहा गया है, प्लस कहा गया है, इसको कहते हैं धन, इसको कहते हैं धन। ये माइनस है, इसको कहते हैं ऋण, ऋण इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन कहते हैं गुणा। और यहाँ पे ये भाग है, इसको कहते हैं भाग। ये इसका निश्चित है, ये निश्चित नहीं, ये निश्चित है, यह नहीं कि भाग जो है धन बन जाएगा, धन जो है भाग बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इसके प्रत्यय जो है वो निश्चित है। तो ऐसे ही गणित की भाषा शुद्ध होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है, उसका यथार्थता होती है, यानी सत्यता होती है उसमें, तथा वह निश्चित होता है, वह डिफिनिट होता है, वह इनडिफिनिट नहीं होता है, वह निश्चित होता है। तो इसकी भाषा जो है वह निश्चित होती है, शुद्ध होती है, और यह क्या होती है, यह यथार्थ होती है। तो चलिए इतना हम समझ लिए, गणित की भाषा के बारे में हमने इतना समझा। गणित की भाषा के बारे में और समझते हैं। गणित की भाषा के निम्नलिखित गुण होते हैं। गणित भाषा के कुछ निम्नलिखित गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। गणित भाषा के कुछ गुण भी होते हैं।
गणित भाषा के कुछ गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं? तो गुण, गणित भाषा सांकेतिक होती है। गणित भाषा सांकेतिक होती है। सांकेतिक होती है। कैसे सांकेतिक होती है? सांकेतिक कैसे होती है? तो मान लीजिए हमने कहा कि ये क्या है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या है, डिवाइडेशन है, ये क्या है, ये पाई है। इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज हो गया। ये, इसको क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। ऐसे सभी की क्या है, ये सभी के सिंबल्स हैं। ये सभी के सिंबल्स उसको दर्शाते हैं, सब दर्शाते हैं। तो गणित क्या होती है? वो सांकेतिक भी होती है। गणित को सांकेतिक भी कहते हैं और इसी सांकेतिक आधार पे उसके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों के आधार पे गणित को लगाया जाता है, गणित को सवाल को गणित को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तथा उसी आधार पर इसको समझा जाता है। तो गणित में क्या होते हैं? सांकेतिक चिन्ह होते हैं, होते हैं। अब गणित, गणित की अपनी एक भाषा होती है। गणित, गणित की अपनी भाषा होती है, इतना समझा। गणित में, गणित के अंदर कुछ शब्द भंडार भी होते हैं। गणित के अंदर, गणित के अंदर शब्द भंडार होते हैं। चलिए आप लोग जितने लोग हैं जरा गणित के शब्द बताइएगा। गणित के शब्द बताइएगा। आप लोग कितने लोग हैं? 19 लोग। 19 लोग हैं। गणित के शब्द लिखिए। गणित के अंदर शब्द भंडार होता है। गणित के अंदर शब्द भंडार होता है। चलिए लिखिएगा, शब्द भंडार क्या होता है? कितने सारे शब्द आप बता सकते हैं? शब्द भंडार होता है जैसे, जैसे मान लीजिए हम बात करें तो, चलिए बताइएगा। हाँ, मैं पहले कहता हूं लाभ, हानि, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन, अंश, पद, प्रतिशत, बराबर, रेखा, त्रिज्या, वृत्त, त्रिकोण, भुजा, सर्वांग सम, और बड़ा लेते हैं, सर्वांग सम, प्रमेय, निर्मेय, घन, घनाभ, घन, घनाभ, हाँ, परिमेय, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, दर, ब्याज, सही बात है, दर, ब्याज, लस, मस, लस, मस, ज्यामिति, प्रमेय, घातांक, घातांक, ज्यामिति तो अलग से, ज्यामिति क्या है? वह ज्यामिति प्रत्यय है। ज्यामिति प्रत्यय है। हाँ, आरोही अवरोही, आरोही अवरोही भी उसे प्रत्यय है। आरोही अवरोही, अवरोही अवरोही प्रत्यय है, बट ये शब्द में ही आएगा। प्रत्यय है बट शब्द में ही आएगा। इसका, इसकी भी एक शब्दावली है, बट वो सब प्रत्यय में आएंगे। हाँ, और क्या? आरोही अवरोही, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। हाँ, अब बात करें गुणनखंड, गुणनखंड, सम, विषम। देखिए कितना सब शब्द बन रहा है, सम, विषम, भागफल, सही बात है, भागफल, भाग, शेषफल, भागफल, भाग, शेषफल, भाज्य, गुणक, गुणन, गुणनफल, गुण। चलिए और बताइए, और बताइए। हाँ, ये क्या है? प्रेक्ता, माध्य। प्रेक्ता क्या होता है भाई? प्रेक्ता क्या होता है? माध्य, सही बात है, माध्य, मध्यमान, मध्यमान, सेंट्रल टेंडेंसी में आ गए, मध्यमान, औसत, औसत। चलिए और बोलिए। हाँ, माध्यिका, सही बात है, माध्यिका। हाँ, और बोलिए। इतने सारे क्या है? ये सारे गणित के शब्द हैं। ये सारे गणित के शब्द हैं, इतने सारे। हाँ, लंब, चौरस, सही बात है। ये सारे इतने क्या है? ये गणित के शब्द हैं। तो गणित के अंदर उसका खुद का शब्द भंडार होता है। वह किसी और की मोहताज नहीं होती, वो किसी और की मोहताज नहीं होती है। वो अपने गणित के आधार पे ही सारा का सारा सब कुछ कर लेती है। आप बहुलक कह सकते हैं,
बहुलक। ओके, तो ये क्या है, गणित के अपने अपने शब्द होते हैं, ये देख लीजिए। गणित क्या है, गणित के अपने शब्द भंडार होता है। अब इसके अंदर शब्द क्रम, शब्द भंडार होता है, शब्द भंडार के साथ साथ में प्रतिशतता, सांख्यिकी, बीजगणित, ये सब हो गया। अब इसी के अंदर चलिए अब हम इसको रब करते हैं। चलिए, तो गणित के अंदर शब्द भंडार होता है। गणित में शब्द क्रम, गणित के शब्द क्रम होते हैं। गणित में शब्द क्रम, क्रम जैसे चर, अचर, चर, अचर, पद, मूल, वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल, ये सब क्या है, ये गणित के शब्द क्रम होते हैं, शब्द क्रम होते हैं। वहीं गणित में पर्यायवाची भी होता है। गणित में, गणित में पर्यायवाची, जगह मैं यहाँ पे रुकता हूं, आप लोग बताइए गणित में पर्यायवाची, गणित में पर्यायवाची बताइए, किसी का पर्यायवाची बताइए, गणित में पर्यायवाची। हाँ, गणित में पर्यायवाची बताइए, गणित में पर्यायवाची बताइए। चले, मैं रुकता हूं, आप लोग बताइए गणित में पर्यायवाची। सम, एडिशन, हाँ सम एडिशन, अंशहर, अंशहर कहाँ पर्यायवाची है, अंशहर अलग होता है, हर अलग होता है, अंशहर हर अलग होता है, अंश का मान अलग होता है, हर का मान अलग होता है, पर्यायवाची नहीं है। हाँ, और और कितना सारा बना सकते हैं आप। हाँ, सब्सट्रैक्शन, माइनस, सही बात है, बाकी घटाओ, सही बात है। चले, तो पर्यायवाची होते हैं, एक से अधिक होते हैं मैडम जी, खाली दो ही नहीं होते हैं। हाँ, मतलब एक से एक, एक दो, दो से अधिक, दो से अधिक जहां पे हो वो पर्यायवाची है, नहीं तो सिनोनिम होगा, उसको समानार्थी कहेंगे। चले, तो बात करते हैं गणित के पर्यायवाची की बात करते हैं। चले, एक ने कहा था हम जोड़ को ले लेते हैं, जोड़ को लेते हैं, तो जोड़ को क्या कहेंगे, जोड़ को हम इस तरह से कहेंगे, जोड़, फिर उसके चिन्ह से भी कह सकते हैं जोड़, फिर क्या कह सकते हैं, जमा कह सकते हैं, जमा कह सकते हैं, जमा के बाद क्या कह सकते हैं, उसको गिनना भी कह सकते हैं, गिनना, बटोरना, बटोरना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ये सब क्या है, ये सब जोड़ के हैं, ये सब जोड़ के पर्यायवाची हैं। वही चलिए हम घटाव के कर लेते हैं, घटा के, घटाव के क्या होंगे, ये होगा माइनस, ये होगा निकालना, निकालना, निकालना के बाद क्या, तो बाद बाकी कह सकते हैं, बाद बाकी भी कह सकते हैं, बाकी भी कह सकते हैं, बाकी भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके, इसके पर्यायवाची भी हैं। तो ऐसे ही इसके पर्यायवाची भी अलग अलग होते हैं। हाँ, घनमूल, योग, ऋणात्मक, ये सब उसके भाग है। तो ये इसके पर्यायवाची भी होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। तो शब्द विलोम भी होगा, पर्यायवाची है तो शब्द विलोम भी होगा। शब्द विलोम क्या होगा, तो अगर हम कहेंगे जोड़ तो कहेंगे क्या, उसका घटाना। हमने कहा जोड़ तो उसका क्या होगा, घटाना। हमने कहा सम तो उसका क्या होगा, विषम। हमने कहा अंश तो उसका क्या होगा, विषम। अंश होगा तो अंश होगा तो, मतलब अंश होगा तो हर होगा, सम होगा तो विषम होगा। तो ऐसे ही आप उसका अलग अलग जो है उसका अपोजिट ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लसम जो है वहां पे लघुत्तम समापवर्तक तक तो महत्तम समापवर्तक तक, ये क्या है, वो उसके वाइस वर्सा, उसके अपोजिट भी है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे विलोम शब्द भी मिल रहा है, यहाँ पे उसका जो है वो समानार्थी भी मिल रहा है, यहाँ पे उसका पर्यायवाची भी मिल रहा है। इसलिए इसकी क्या है, इसकी खुद की भाषा भी है। चलिए आगे चलते हैं। गणित में गणितीय संकल्पनाओं की जानकारी देने के लिए, विचारों को स्पष्ट करने के लिए साधारण बोलचाल में का की भाषा का प्रयोग किया था। यानी अब चलिए ये हो गया, यहाँ हो गया, आगे चलते हैं। आगे की संकल्पना गणित की भाषा में, तो गणित की कोई भी संकल्पना अगर प्रयोग करनी हो, गणित की कोई भी संकल्पना अगर समझानी हो, तो गणित की संकल्पना को समझाने के लिए हम जो हमारी साधारण बोलचाल की भाषा है, साधारण बोलचाल की भाषा है, चाहे वह मारवाड़ी की भाषा हो, चाहे वह गुजराती की भाषा हो, चाहे मराठी की भाषा हो, चाहे तमिल की भाषा हो, चाहे तेलुगु की भाषा हो, तो गणित की संकल्पना को समझाने के लिए, गणित की चाहे कोई भी संकल्पना हो, गणित की चाहे कोई भी संकल्पना हो, उस संकल्पना को समझाने के लिए क्या करते हैं, गणित की संकल्पना को समझाने के लिए हम लोकल भाषा,
गणित की संकल्पना को समझाने के लिए, गणित की संकल्पना को समझाने के लिए, समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोकल भाषा, जो लोकल भाषा है उस लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम जो बोलचाल की भाषा होती है, हम जो बोलचाल की भाषा होती है, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब अगर हमें गणित की कोई संकल्पना का समझाना है तो गणित की संकल्पना में मान लीजिए गणित की संकल्पना क्या हो सकती है, तो जैसे हम कह सकते हैं क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या है, एक प्रकार की संकल्पना है। परिमाप क्या है, परिमाप क्या है, एक प्रकार की संकल्पना निकलना। परिमाप क्या है, एक प्रकार का संकल्पना निकलना। जैसे योगफल, अब यहाँ पे योग और योगफल, योगफल क्या है, एक प्रकार की संकल्पना है। इसके अंदर पूरा का पूरा एक लाइन है, इसमें एक नहीं कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, कई सारी जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, एक संकल्पना है। वहीं पे हम कहें कि त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एक प्रकार का शब्द है, त्रिभुज एक प्रकार का पद है, त्रिभुज एक प्रकार का पद है, तो ये पद होगा। अब यहीं पे त्रिभुज, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगी, एक संकल्पना होगी, एक संकल्पना होगी। वहीं अगर हम बात कहें, अगर हम बात कहें कि उसका आयतन निकालना, आयतन निकालना, वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल, ये सब क्या है, ये सब संकल्पना है, ये सब संकल्पना है। संकल्पना में हम वहां पे कुछ पदों का इस्तेमाल करते हैं, ये पद है, पद है, इससे बाकी की क्या है, ये सब उसकी संकल्पना है। जैसे मान लीजिए भुजा, भुजा क्या होगी, भुजा एक प्रकार का पद है, भुजा पद है। अब भुजा पद है तो भुजा 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 मिल करके, भुजा भुजा मिल करके अगर हम निकालना चाहें, हम निकालना चाहें तो क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस के प्रमेय को, पाइथागोरस का प्रमेय का क्या कहते हैं, क्या निकालते हैं उसका, पाइथागोरस, पाइथागोरस के नियम को क्या कहते हैं, कोई बताए जरा, पाइथागोरस के नियम को, पाइथागोरस के नियम को, जहां पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, उसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय को, उसका नाम है, कोई पर्टिकुलर उसका नाम है, बताइए जरा। पाइथागोरस के प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, जवाब 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 जवाब, इतने सारे लोग हैं, जवाब आना चाहिए तुरंत, जवाब आना चाहिए। चलो तो हमें बता दीजिएगा, हो सकता है आप लोग लेट आए। तो ये सब क्या है, ये क्या है, संकल्पना है, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझाना, इस कॉन्सेप्ट को समझाना। तो ऐसे ही इसमें कॉन्सेप्ट भी आते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट भी आते हैं। चलिए देखिए, इतने इतनी देर तक आप लोगों के कोई जवाब नहीं आते हैं, इतना समय तक जवाब नहीं आते हैं, तो अगर पूछा जाए तो तुरंत उसका जवाब दिया करिए। तो ये, तो क्षेत्रफल, परिमाप, योगफल, त्रिभुज, आयतन, वर्गमूल, घनमूल, ये सब क्या है, ये सब उसकी संकल्पना है। संकल्पनाओं में हम जो है वो यूज करते हैं, सब संकल्पनाओं में हम उसके शब्दों को यूज करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करके उसकी पूरी पूरी प्रक्रिया लेके आते हैं, तब जाकर वो संकल्पना बनती है। तो इसे संकल्पना भी आती है, संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी। तो इन कॉन्सेप्टों को समझाने के लिए हमें वहां की बोलचाल की भाषा का, जो लोकल की बोलचाल की भाषा है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लोकल की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हो गया क्या, ये हमने बताया आपको कि संकल्पनाओं को समझाने के लिए बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना। चलिए, स्क्वायर, बेस स्क्वायर, नहीं मनीष मैं ये नहीं पूछ रहा, हाँ यही जो आपने कहा ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है ना वही हमको बताना है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ से बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ तक हो गया, चलिए आगे की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से सभी को सहभाग करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। आगे चलते हैं, आप गणित, गणित के आगे की और बात कर लेते हैं। गणित में और क्या होता है, तो गणित में सभी जगह पे गणित का प्रयोग होता है, गणित में सब जगह पे प्रयोग होता है। लो, हीरोइन का सूत्र कहां से आ गया, हीरोइन का सूत्र कहां से आ गया, हाँ चलिए ठीक है, हीरोइन का सूत्र क्या, लिख दीजिए वहीं, हीरोइन का सूत्र नहीं कहते उसको। हाँ चलिए चलते हैं आगे। तो गणित की संकल्पना को समझने के लिए ये तो बात हो गई, आगे की बात चलते हैं। तो गणित में बात करी जाती है कि कोई भी भौतिक शास्त्री, कोई भी भौतिक शास्त्री जो भौतिक विज्ञान का जानता हो, पाइथागोरस ही कहते हैं, हाँ सर पाइथागोरस ही कहते हैं, बट उसका और पर्टिकुलर नाम है, पाइथागोरस को कहते हैं बट और पर्टिकुलर नाम है, एक उसका पर्टिकुलर और नाम है, वो नाम मेरे को बताइए।
तो यहाँ पे बात करते हैं कि जहां भौतिक विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, चाहे वह जीव विज्ञान हो, इन सभी विज्ञानों में, इन सभी विज्ञानों में ये सभी विज्ञान के जो विज्ञान को अध्ययन करने वाले लोग हैं, जो विज्ञान को अध्ययन करने वाले हो, चाहे वह भौतिक शास्त्री हो, चाहे रसायन शास्त्री हो, चाहे जीव विज्ञान शास्त्री हो, ये सारे लोग अपनी भाषा में, अपने में गणित की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गणित की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और बिना गणित की भाषा के इस्तेमाल किए इनका ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पूरा ही नहीं होता है। बिना इसकी भाषा का इस्तेमाल किए जीव विज्ञान जो है पूरा ही नहीं होता है। तो इससे भौतिक विज्ञान शास्त्री, रसायन विज्ञान शास्त्री, जीव विज्ञान शास्त्री, ये लोग गणित की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, गणित की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और बिना इसके प्रयोग के यह लोग इसको हल नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी विज्ञान की टेक्नोलॉजी अकेले अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाती है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी अपने आप पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसे गणित का प्रयोग लेना पड़ता है। बट गणित भी अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाती है। गणित भी कहे कि हमारी टेक्नोलॉजी से हम पूरा कर लेंगे, तो गणित भी अपनी टेक्नोलॉजी में पूरा नहीं कर पाएगी जब तक वह लोकल की भाषा का इस्तेमाल न करे। लोकल की भाषा का इस्तेमाल न करे तो कहीं कहीं इसीलिए कहा जाता है कोरिलेशन भी एक दूसरे के साथ में, कि यह सहसंबंध, गणित जो है वो भाषा के साथ सहसंबंध रखती है, गणित कभी कभी विज्ञान के साथ में सहसंबंध रखती है, तो बाकी सारे लोग जो है वो गणित का भी सहसंबंध रखते हैं। तो इसलिए यहाँ गणित, भौतिक विज्ञान शास्त्री, चाहे रसायन विज्ञान शास्त्री, चाहे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान शास्त्री, ये सारे लोग गणित का विज्ञान, गणित का जो है वो टेक्नोलॉजी, गणित के शब्द को प्रयोग करते हैं अपने उसमें। अब ऐसे ही जो है वह गणित की संकल्पनाओं का इन सभी जगहों पे आज भी बहुतायत रूप में होता है। इन सभी जगहों पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में भौतिक की संकल्पनाओं का, मतलब गणित की संकल्पनाओं का बहुतायत में प्रयोग होता है। बहुतायत में प्रयोग होता है। बोधायन, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। हाँ, बोधायन, पाइथागोरस भी प्रमेय कहते हैं। एक दूसरा नाम है, वो नाम आप लोग बताइएगा मुझे, जो मुझे वो नाम चाहिए। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। यहां तक हो गया, अब आगे की बात करते हैं। भाषा के स्वरूप और संरचना का अध्ययन करते समय आज भी इसका अध्ययन करने के लिए गणित का अध्ययन करने, मतलब अब यहाँ पे अगर हम बात करें भाषा का स्वरूप और संरचना, हम किसी भाषा, कोई भी भाषा हो, चाहे वह मतलब कोई भाषा जो भी हो, वो हिंदी भाषा हो, तमिल भाषा हो, तेलुगु भाषा हो, चाहे कोई भी भाषा, अगर उसकी संरचना का इस्तेमाल करना है, उसके स्वरूप का इस्तेमाल करना है, यानी भाषा का स्वरूप, संरचना का अध्ययन करने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। नहीं उसमें कितनी है, कितना नहीं है, ये सब का जानने के लिए भी हम गणित का अध्ययन करते हैं। तो चलिए, तो अब यहाँ तक हो गया, गणित की भाषा हो गई। गणित की भाषा के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें जो है चिन्हों और नियमों, इसे चिन्हों और नियमों के द्वारा भी समझा जाता है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि इसे क्या है, इसे कुछ चिन्ह और कुछ नियम के जरिए भी समझते हैं। गणित की भाषा में कुछ चिन्ह और कुछ नियम भी होते हैं। गणित की भाषा में कुछ चिन्ह और कुछ नियम होते हैं। गणित की भाषा में कुछ चिन्ह तथा नियम होते हैं, और यही नियम क्या होते हैं, यही नियम उसको व्याकरण बनाते हैं। कुछ चिन्ह तथा नियम होते हैं। जैसे क्या, तो चिन्हों की बात कर लेते हैं। चिन्हों के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया था कि प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइडेशन होता है, परसेंटेज होता है, पाई होता है, यहाँ पे ये जो है वो सिग्मा होता है, फिर उसके बाद हम कह लें तो यहाँ पे हम परसेंटेज कह सकते हैं, या हम भिन्न बोल सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं। और यहीं पे और भी ऐसे हम आगे ले सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, ये सब का मान होता है। वहीं पे हम कह सकते हैं क्या, वहीं पे हम जो है
थीटा, थीटा भी ले सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब भी ले सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में प्रयोग होती है। तो ये सब क्या है, ये इसके चिन्ह है। वही नियम क्या, तो नियम में बात कर लें, तो नियम में बात कर लें तो जैसे दो वस्तुओं को जोड़ना, ये प्लस प्लस प्लस, यानी जब जब इनको मिलाना होता है तो मिलाने को कहते हैं क्या, जोड़ना। वही बात कर लें तो हम कहें कि बड़े में से छोटा, मतलब लाभ, लाभ बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, क्या होगा, यह लाभ होगा। तो ये हानि क्या होगा, हानि क्या होगा, तो हानि के लिए क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो ये हानि, ये क्या है, ये लाभ हानि का सूत्र है। वहीं अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, वही हम जो है वह दर की बात करें तो दर का क्या सूत्र होगा, वही हम जो है वह ब्याज की बात करें तो ब्याज का क्या सूत्र होगा। तो ऐसे सूत्र, उन सूत्रों के आधार पे हम सवाल को हल करते हैं, प्रॉब्लम को हल करते हैं। वैसे भिन्न भिन्न है तो भिन्नों को हल करने के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं। वहीं हम अगर चर अचर वाली संख्याओं को सॉल्व करने के लिए बात करते हैं तो चर अचर की संख्याओं को भी सॉल्व करने के लिए उसके नियमों का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना नियमों के गणित जो है वो आगे नहीं बढ़ती है, और यही नियम उसका व्याकरण का निर्माण करते हैं। तो चलिए, तो क्या है, गणित की भाषा में कुछ चिन्ह तथा कुछ नियम भी होते हैं। जैसे हम गणित की भाषा का के बारे में जान रहे हैं, गणित की भाषा सामान्य भाषा का गणित मतलब के रूप में वर्णन करती है। गणित की भाषा जो है, गणित की भाषा सामान्य लोगों को समझ में आए, सामान्य लोगों को समझ आए, ऐसी बनी होती है, ऐसी बनी होती है, यानी जो सामान्य लोगों को समझ में आए वैसी जो है गणित की भाषा वो बनी होती है। गणित की मतलब अब इसमें गणित में सीखने सिखाने और शिक्षण विधियों को जानने के लिए गणित भाषा हमें मदद करती है। गणित की भाषा मतलब गणित को जानने के लिए, गणित को जानने के लिए, गणित को जानने के लिए, सीखने के लिए, गणित को जानने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, गणित को जानने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, गणित को जानने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, सिखाने के लिए हम गणित के, हम गणित के गणित की भाषा क्या है, हम गणित की भाषा का प्रयोग करते हैं, गणित की भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हमको शिक्षण में गणित गणित सिखाना है या गणित सीखना है, गणित सिखाना है या गणित सीखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गणित का जो है प्रयोग करते हैं। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस राइट एंगल थ्योरम, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। राइट हाइपोटेनियस नहीं, एक भी नहीं है, आप लोग एक भी जो मैं चाहता हूँ वो एक भी नहीं बता रहे आप लोग। चलिए, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गणित की भाषा गणित की जटिलताओं को समझने और तार्किक चिंतन को बढ़ाती है। क्या है, गणित की भाषा क्या करती है, गणित की भाषा, अगर हमको गणित की भाषा है तो गणित की भाषा हमको क्या करती है, तो गणित की भाषा जिसके पास है, गणित की भाषा तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन, गणित की भाषा तार्किक चिंतन और और जटिलताओं को समझने के लिए, जटिलताओं को समझने में, जटिलताओं को समझने में मदद करती है, जटिलताओं को समझने में मदद करती है। गणित की भाषा क्या है, वो जटिलताओं को समझने में और तार्किक चिंतन को करने में यह मदद करती है और उसमें बढ़ावा देती है। तो यहाँ तक हो गया क्या, गणित की भाषा हो गई। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गणित भाषा के उद्देश्य क्या है, गणित की भाषा के क्या उद्देश्य है उसको समझते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा गणित की भाषा, कि गणित की भाषा अलग अलग रूपों में, गणित क्या है, गणित की अपनी खुद की भाषा है, गणित के अपना खुद का जो है व्याकरण है, उसी व्याकरण में बनती है। बट जो है गणित क्या है, गणित को समझाने के, गणित की संकल्पना को समझाने के लिए जो लोकल भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। गणित जो है वह गणित अन्य भाषाओं के साथ में जुड़ी होती है, चाहे वह विज्ञान, जिसको कहते हैं विज्ञान का दरवाजा है, विज्ञान का दरवाजा है, और यह विज्ञान की रानी है या विज्ञान का नौकर है। तो विज्ञान की रानी, विज्ञान का नौकर होने के बावजूद भी ये क्या है, वह यह उनके उनके बिना, मतलब यह इनके बिना वो अधूरे होते हैं, उसमें हर जगह पे इसका प्रयोग होता है। तो गणित का इस्तेमाल किए बिना कोई भी भौतिक शास्त्री हो, कोई भी जीव विज्ञान शास्त्री हो, कोई भी रसायन शास्त्री हो, वह अपनी बात को पूरा नहीं कर सकता है बिना गणित का इस्तेमाल किए। तो इसलिए गणित का इस्तेमाल हर जगह है और गणित की अपनी भाषा भी सुदृढ़ है।
अब आप यहां से बात करेंगे, यहां से बात करते हैं हम किसकी, यहां से बात करते हैं, अब आगे चलते हैं गणित की भाषा के उद्देश्य, गणित भाषा के उद्देश्य को समझते हैं। गणित भाषा के उद्देश्य, गणित भाषा के, गणित भाषा के उद्देश्य समझते हैं। गणित भाषा का उद्देश्य क्या है, चलिए दिख रहा है सभी को, तो बहुत बढ़िया से आगे चलते हैं, गणित भाषा के उद्देश्य को समझते हैं। तो पहला उद्देश्य है गणित सीखने में साधारण भाषा की भूमिका, यानी सबसे पहला क्या है कि गणित को सीखने के लिए, सीखने के लिए साधारण भाषा का प्रयोग, साधारण भाषा का प्रयोग करवाना, प्रयोग करना, और करवाना, यानी गणित को सीखने के लिए साधारण भाषा, जो आम बोलचाल की भाषा है, उसका भी इस्तेमाल करना, उसकी भूमिका बताना। और क्या है, गणित सीखते सिखाते शाब्दिक समस्याओं को, गणित सिखाते समय शाब्दिक कठिनाइयों को दूर कराना। गणित सिखाने से क्या होगा, तो शाब्दिक कठिनाइयों, जो शब्द को बोलने में बच्चे को समस्या होती है, तो शाब्दिक कठिनाइयों कैसे लेते हैं, शाब्दिक समस्या की कठिनाइयों, शाब्दिक समस्या की कठिनाइयों को दूर करने में भी इसकी भूमिका है। यानी अगर किसी बच्चे में शाब्दिक समस्या है, तो आप गणित का अगर इस्तेमाल बार बार करवाएं, तो बच्चे की शाब्दिक समस्या क्या है, वो दूर हो सकती है। गणित की भाषा को समझाने के तरीके निकलवाना, यानी इससे इसकी भूमिका क्या है, गणित की भाषा का भूमिका क्या है, तो गणित के जो कॉन्सेप्ट है, जो गणित को जो उसका संकल्पना है, उस संकल्पना को समझाने के लिए भी गणित भाषा का प्रयोग होता है। गणित की संकल्पना को समझाने के लिए, गणित की संकल्पना को समझाने के लिए जो है गणित की भाषा का इस्तेमाल होता है। गणित की संकल्पना को समझाने के लिए गणित की भाषा का इस्तेमाल होता है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे शिक्षण रणनीति का मूल्यांकन करने के लिए गणित की भाषा का इस्तेमाल कब होता है, शिक्षण रणनीति का मूल्यांकन करने के लिए गणित की भाषा का इस्तेमाल होता है। शिक्षण रणनीति का, जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाने की जो शैली है, उसको मूल्यांकन करने के लिए गणित शिक्षण में गणित की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और कहां पे किया जाता है, तो किसी भी संकल्पना और उसके अंतर को समझाने के लिए, कोई भी संकल्पना, गणित की संकल्पना एवं उसमें अंतर को समझाने के लिए, भी जो है गणित के शब्दों का उपयोग होता है। गणित की जो भाषा है, गणित की जो शब्दावली है, उसका इस्तेमाल होता है। जैसे संख्या और संख्यांक, जैसे मान लीजिए संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होता है, तो इसको संख्या और संख्यांक को बताने के लिए, संख्यांक को बताने के लिए, यानी संख्या क्या है, वो कंप्लीट है, और संख्यांक क्या है, उसका भाग है, जिसको कि हम भिन्न भी कहते हैं। संख्या एक कंप्लीट डिजिट है, और संख्यांक क्या है, मान लीजिए संख्या है, अब संख्यांक क्या है, संख्या का अंक है, तो संख्या का अंक कितना होगा, हो सकता है 1/2, हो सकता है क्या 1/4, उसका भाग है। तो संख्या और संख्यांक को समझाने के लिए, हम गणित की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। वही क्या, भिन्न और भिन्नात्मक, भिन्न क्या है, भिन्न एक छोटा कॉन्सेप्ट, मतलब भिन्न की बात करें तो भिन्न छोटा भी है, बड़ा भी कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट है। बट भिन्नात्मक क्या है, उसको प्रोसेस, उसका प्रक्रिया, प्रक्रिया उसकी क्या आती है, भिन्नात्मक होती है। भिन्नात्मक, तो भिन्न और भिन्नात्मक को समझाने के लिए ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए लाभ, तो लाभ और प्रतिशत लाभ,
लाभ तो ठीक है, बट प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको और जटिलता जानी पड़ेगी। तो एक जो सरल है और जो जटिल है, उन दोनों संकल्पनाओं को समझने के लिए हम गणित की भाषा को समझते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, तो दोनों को समझने के लिए दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, दोनों एक जैसी दिख रहे हैं, संख्या और संख्यात्मक, भिन्न और भिन्नात्मक, ये एक जैसी दिख रहे हैं, बट इनको समझाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम गणित की संकल्पना को समझते हैं, गणित की संकल्पना को समझते हैं और उसे ही निकालते हैं। जैसे हम कहें घात और घातांक, घात और घातांक कहें, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, या दिखने में तो एक जैसे दिखते हैं, दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, बट दोनों के मतलब अलग अलग है, दोनों के मतलब अलग अलग है। तो इसका संकल्पना समझाने के लिए, इसकी संकल्पना समझाने के लिए, इसकी संकल्पना और इसकी संकल्पना समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो प्रोसेस लेते हैं, गणित के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गणित की भाषावली का इस्तेमाल करते हैं। तो गणित की भाषावली के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, संकल्पना और उसमें अंतर को समझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है शब्दों का प्रयोग। परिभाषित पदों के रूप में कई बार भिन्न तथा संदर्भ में किया जाता है। जो उनके पद हैं, गणित के जो पद हैं, गणित के पद की बात करते हैं, तो गणित के पद हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भिन्न है, भिन्न एक पद है, भिन्न एक पद है। वही हम बात करें आगे, तो आगे हम बात करते हैं जैसे गुणनखंड, गुणनखंड एक पद है, गुणनखंड भिन्न एक पद है, गुणनखंड एक पद है। वहीं हम बात करें तो लाभ हानि एक पद है। तो ये भिन्न गुणनखंड लाभ हानि, भिन्न गुणनखंड लाभ हानि, इनको समझाने के लिए हम जो है कई बार एक संदर्भ तो कई बार अलग संदर्भ का भी इस्तेमाल करते हैं, इनको समझाने के लिए, पदों को समझाने के लिए। जैसे पदों को समझाने के लिए, पदों को समझाने के लिए, पदों को समझाने के लिए हम एक बार वैसा ही सेम या फिर हम किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसका इस्तेमाल करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो भिन्न भिन्न जो हमारे पास जो जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आधार पर भी हम भी समझाते हैं। तो वही हम भिन्न को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेकर के भी भिन्न को समझाते हैं। तो शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए, शब्दावली के इस्तेमाल के बगैर भी हम जो है समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे उदाहरण भिन्न में मतलब ये जो अभी गणितीय भाषा है, गणितीय भाषा में हम चर का इस्तेमाल भी करते हैं। तो चर का इस्तेमाल हम संज्ञा विशेषण दोनों अर्थों में करते हैं, चर का इस्तेमाल हम संज्ञा विशेषण दोनों में करते हैं। और वहीं हम इसमें इसके समीकरण के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मूल, वर्गमूल और घनमूल, तो हम इसी में संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण, ये व्याकरण हो गया, संज्ञा और विशेषण। अब गणित का संज्ञा विशेषण क्या है, तो मैंने कहा जैसे त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एक प्रकार का संज्ञा है। वर्ग, वर्ग क्या है, वर्ग एक प्रकार का संज्ञा है, वर्ग एक प्रकार का संज्ञा है। वही अगर वर्गमूल कहें तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ये वर्ग क्या है, वर्ग एक संज्ञा है, वही वर्गमूल क्या हो जाएगा, उसका विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण किसकी है, वर्गमूल किसका है, तो वर्ग का है। विशेषता किसकी बता रहा है, वर्गमूल किसका है, तो वर्ग का है, वर्ग का वर्गमूल है। तो ऐसे ही इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे संज्ञा और विशेषण दोनों का भी इस्तेमाल हम जो है वो समझाते हैं और करते हैं, ये इसका भी इस्तेमाल होता है। चलिए यहां तक हो गया। यानी हमने भाषा के उद्देश्य में क्या क्या समझा, भाषा को इसमें समझा कि जो है साधारण भाषा का प्रयोग करती है, करवाती है, शाब्दिक समस्याओं को की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है, गणित की संकल्पना को समझने के लिए मदद करती है, शिक्षण की रणनीति का मूल्यांकन करने में मदद करती है। कौन, गणित की भाषा, गणित की संकल्पना और उसमें अंतर को समझने के लिए मदद करती है। भिन्न, गुणनखंड, लाभ, हानि जैसे पदों को समझाने के लिए यह प्रयोग करती है, तथा संज्ञा और विशेषण, गणित के संज्ञा और विशेषण को भी समझाने की कोशिश यह गणित करती है। तो इन्हीं जगहों पे गणित का क्या है, गणित भाषा का उद्देश्य है। चलिए अब हम बात करते हैं गणित भाषा के कार्य, गणित भाषा के कार्य क्या है उसको समझ लेते हैं, गणित भाषा के कार्य को समझ लेते हैं। गणित भाषा को उद्देश्य हमने समझ लिया, अब यहाँ से गणित भाषा के कार्य समझ लेते हैं कि गणित भाषा के कार्य क्या है। गणित भाषा के कार्य, गणित भाषा के कार्य क्या है। अब यहाँ पे अभी सीरीज चल रही है गणित भाषा का, तो हम जो है अपने जब हम असेसमेंट करेंगे तो असेसमेंट में गणित गणित ही लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय है पूरा नाम, और तो पता नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम खोज के आपको बता देंगे, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। चलिए हम है ना, आगे चलते हैं।
ठीक है। तो अब इसका गणित का कार्य क्या है? गणित का कार्य है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। गणित भाषा का कार्य क्या है? तो सबसे जो मूल हमारा उद्देश्य है वह तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना यह इसका काम है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। चिंतन को बढ़ावा देना इसका काम है। और क्या काम है? और काम है संकल्पना, संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना। कल्पना और शाब्दिक भिन्नता, शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना। ये भी इसका काम है। संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना, यह भी उसका काम है। वहीं परिभाषाओं, परिभाषित शब्दों को, परिभाषित शब्दों को स्पष्ट करना। परिभाषित शब्दों को स्पष्ट करना, परिभाषित शब्दों को स्पष्ट करना, यह भी जो है इसका उद्देश्य है, यह भी इसका कार्य है। परिभाषिक शब्दों को स्पष्ट करना, यह भी उसका उद्देश्य है। चलिए, एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता, जो एक ही विचार उसको अलग अलग प्रकार से गणित के रूप में अलग अलग प्रकार से कैसे व्यक्त कर पाएंगे? एक ही विचार को, एक ही विचार को अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में अभिव्यक्त करना, अलग अलग रूप में अभिव्यक्त करना। तो एक ही विचार को अलग अलग रूप में अभिव्यक्त करना। जैसे एक ही विचार क्या है? गणित का विचार क्या हो सकता है? तो गणित के विचार में मान लीजिए हम कह रहे हैं कल एक सवाल आया था, कल एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या आया था कि प्रश्न उसका ओपन इंडेड प्रश्न क्या हो सकता है? उसका ओपन इंडेड प्रश्न क्या हो सकता है? तो मान लीजिए यहाँ पे था 45 था ना, 9×5 = 45। हाँ, 9×5, 9×5 बराबर 45। एक सवाल ये है, 9×5 बराबर 45। अब इसको हम और कैसे तरीके से बदल सकते हैं? इसको और कैसे तरीके से बदल सकते हैं? यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे 3×5, ये भी कर सकते हैं 45। 3×3×5 कर सकते हैं, अभी 45 होता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 3×15 भी कर सकते हैं, ये होगा 45। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 45×1 भी कर सकते हैं, 45×1 ये भी हो सकता है 45। यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं? इसको और कैसे विस्तृत कर सकते हैं? यहाँ पे हम 50-1, 50-5, 50-5 करेंगे तो भी 45 होगा। यहाँ पे 40-5, 40-5 करेंगे तो भी 45 होगा। इसके 45 को लाने के कितने रूप हैं? अलग अलग रूप हैं। 45 को लाने के लिए अलग अलग रूप है। उन अलग अलग रूपों में हम क्या कर रहे हैं? इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम गुणा में करना है तो गुणा में भी करने के लिए, गुणा में करने के लिए इतने रूप हैं। 9×5 बराबर 45, 3×3×5 बराबर 45, 3×15 बराबर 45, 45×1 बराबर 45। तो इतने रूप हैं, इतने रूपों में हम 45 का कर पा रहे हैं, 45 को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही कह रहा है कि एक ही विचार को अलग अलग रूप में अभिव्यक्त करना, चाहे वह भिन्न का विचार हो, चाहे वह जो है वह प्रतिशत का विचार हो, चाहे वह गुणनखंड का विचार हो, चाहे वह लाभ हानि का विचार हो, चाहे कोई भी विचार हो, उस विचार को अलग अलग रूपों में कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, वो भी क्या करता है? कौन बताता है? यह गणित की भाषा ही बताती है। गणित की भाषा के माध्यम से ही हम उसके अलग अलग रूपों में बता पाते हैं, समझा पाते हैं। वही आगे कह रहा है विषय वस्तु को समझने का आधार। गणित की भाषा का और क्या कार्य है? तो यह विषय वस्तु को समझने का आधार है। कोई भी विषय वस्तु हम उसके गणितीय कॉन्सेप्ट के आधार पे, उसके गणितीय सूत्रों के आधार पे ही समझते हैं। चाहे कोई भी विषय वस्तु हो, गणित का कोई भी विषय वस्तु हो, गणित की विषय वस्तु को समझने का आधार है। गणित की विषय वस्तु को समझने का आधार है। तो चाहे कोई भी विषय वस्तु हो, उस विषय वस्तु को हम पहले समझते हैं कि क्या होगा। हम समझते हैं कि पहले हमको बताया जाता है कि नंबर सिस्टम बताया जाता है। सम क्या होगा, विषम क्या होगा, सम किसको कहेंगे, विषम किसको कहेंगे, आरोही किसको कहेंगे, आरोही किसको कहेंगे, तो पहले उसकी संकल्पना बता दी जाती है। अवरोही किसको कहेंगे, उसकी संकल्पना बता दी जाती है। आरोही अवरोही बता दिया जाता है। फिर उसके बाद हमको कहा जाता है कि इसको रेखी कैसे बताएंगे, रेखी कैसे बनाएंगे, रेखा में कैसे स्पष्ट करेंगे, और छोटा बड़ा का चिन्ह कैसे लगाएंगे, छोटा बड़ा बराबर
छोटा बड़ा बराबर, ये सब छोटे लेवल पे है, ये सब छोटे लेवल पे है। तो इनको सिखाने के लिए नंबर सिस्टम में आते हैं, नंबर सिस्टम में आते हैं। तो ये नंबर सिस्टम में इन सबको सिखाने के लिए हमको क्या है, वह मदद करता है। या ये इसका जो कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। नंबर सिस्टम एक कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम एक संकल्पना है। उस संकल्पना के अंदर ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, इन छोटी छोटी जो संकल्पनाओं को समझना पड़ता है। जो नंबर कॉन्सेप्ट है वह नंबर कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है, वह नंबर कॉन्सेप्ट बड़ा संकल्पना है। उसके अंदर ये छोटी छोटी संकल्पनाएं हैं। इन छोटी छोटी संकल्पनाओं को हम उनकी टर्मिनोलॉजी के आधार पर, उनके शब्दों के आधार पर समझते हैं। वही कह रहा है कि विषय वस्तु को समझने का भी आधार क्या है, गणित की भाषा है। यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, गणित की भाषा हो कैसी, गणित की भाषा जो है वो कैसी हो, इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर गणित की भाषा बनानी है तो कैसी हो, कैसी हो तो क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो बच्चों के अनुरूप हो। गणित की भाषा बच्चों के अनुरूप हो। जो छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों को समझ में आनी चाहिए। पता लगा कि आपने बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी, बड़े बड़े शब्द लाकर के रख दिए और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो छोटे शब्द और बच्चों के अनुकूल, बच्चों के वातावरण के अनुकूल, बच्चों के लेवल के अनुकूल, बच्चों की मानसिक स्तर के अनुकूल गणित की भाषा होनी चाहिए। तो सबसे पहले गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए। गणित की भाषा, गणित की भाषा का स्वरूप, गणित की भाषा का स्वरूप, स्वरूप कैसा हो, गणित की भाषा का स्वरूप, गणित की भाषा का स्वरूप कैसा हो। तो स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो गणित की भाषा का स्वरूप जो है वह सरल व बोधगम्य हो। सरल व सरल व बोधगम्य हो। बोधगम्य मतलब क्या, वह समझने योग्य हो, वो बच्चे उसको समझ सके ऐसा हो। सरल हो, बिल्कुल बिल्कुल इजी हो, साथ साथ में वह बच्चे समझ सके उसको, वैसा हो। और क्या, मानसिक स्तरानुकूल हो, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। मानसिक स्तरानुकूल, मानसिक स्तरानुकूल हो। मानसिक स्तरानुकूल का मतलब क्या, कि बच्चों का जैसा लेवल है, बच्चे जैसा लेवल है, बच्चे स्टैंडर्ड फर्स्ट के, स्टैंडर्ड सेकंड के, स्टैंडर्ड थर्ड के, उसके हिसाब से जो है यह यहाँ पे होना चाहिए। और क्या, यहाँ पे जो वहां की लोकल भाषा है, लोकल भाषा से जोड़ने वाली हो, बोलचाल की भाषा के साथ, बोलचाल की भाषा के साथ जोड़ने वाली हो, बोलचाल की भाषा के साथ जोड़ने वाली हो। यानी वो जो भाषा है, जो गणित की भाषा, वो गणित की भाषा वहां की बोलचाल की भाषा के साथ में जुड़ सके, ऐसी हो। और क्या, सरल परिभाषिक शब्दावली हो इसकी। जो उसको समझाना है, जो उसकी संकल्पना को समझाना है, उसकी संकल्पना में जो शब्द यूज किए गए हैं वह शब्द बिल्कुल सरल हो। तो सरल परिभाषिक शब्दावली हो, सरल परिभाषिक शब्दावली हो, सरल परिभाषिक शब्दावली हो इसमें, ताकि बच्चे उसको सीख सके। और क्या, अमूर्त चिंतन में सहायक हो। ये जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी बच्चे के अंदर में जो गणित में भाषा में शब्द यूज हो रहा है, वह सब कैसा हो, तो वह सब जो है वह अमूर्त चिंतन की तरफ अग्रसर करने वाली हो, बच्चों को अमूर्त चिंतन की तरफ अग्रसर करने वाली हो। यानी अमूर्त चिंतन की तरफ अग्रसर करने वाली हो, अग्रसर करने वाली हो। और क्या, वह मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाने वाली हो। तो ये सब क्या है, ये सब गणित की संकल्प, गणित का जो है भाषा है, भाषा का स्वरूप है। भाषा इसी तरह से प्रयोग हो ताकि बच्चों को समझ में आए और वह आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी संकल्पना को, उसके टर्मिनोलॉजी को, उसके पद को वो आसानी से समझ सके। तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं। तो गणित की भाषा क्या है, गणित की भाषा में व्याकरण होता है, गणित की भाषा में भाषा होती है, गणित की भाषा में पद होता है, गणित की भाषा में जो है वह समानार्थी होता है, विलोम होता है, वहां पे वह संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है। ये सब जो आम मतलब भाषा में जो चीज टर्मिनोलॉजी प्रयोग होती है, वही टर्मिनोलॉजी इसमें भी प्रयोग होती है। तो यहाँ तक जो है ये आज गणित की भाषा का जो है इस्तेमाल मैंने आपको बताया। चलिए थोड़ा सा और है, उसको भी समझ लेते हैं। गणित की भाषा के गुण को समझ लेते हैं। गणित की भाषा के गुण क्या है, गुण मतलब गुण यानी उसके अच्छाइयां, गणित भाषा की अच्छाइयां क्या है उसको भी समझ लेते हैं। गणित की भाषा, गणित भाषा का गुण,
गुण क्या है आपने इतना समझा तो गुण आपको आपको समझ में आ ही गया है कि गुण क्या हो सकता है, फिर भी आपको समझा देते हैं गुण क्या होता है। गणित की भाषा का गुण यानी यह क्या है, यह संकल्पना और उसके नामों में अंतर करती है। कोई भी संकल्पना उसके नामों में अंतर करती है। संकल्पना एवं उसके नामों में अंतर करती है। जैसे मैंने बताया था, अंतर करती है, जैसे मैंने बताया था कि क्या घन और घातांक, या यहाँ पे घात और घातांक, घात और घातांक, भिन्न, भिन्न और भिन्नात्मक, भिन्न और भिन्नात्मक, तो ऐसे ये इसमें अंतर करने वाली भी यह होती है। यह एक ही विचार को अनेक प्रकार से प्रदर्शित करने वाली होती है। एक विचार को अनेक रूप में, एक विचार संकल्पना, संकल्पना को अनेक रूप से, अनेक रूप से समझा सकती है, अनेक रूप से समझा सकती है। यह क्या है इसका, यह गुण हो सकता है, गणित भाषा का गुण हो सकता है। यह साधारण भाषा में गणित का रूप प्रदान करती है, साधारण भाषा में गणित का रूप प्रदान करती है। साधारण भाषा जो आम बोलचाल की भाषा है, उस भाषा में, साधारण भाषा में, साधारण भाषा में गणितीय रूप प्रदान करती है, गणितीय रूप प्रदान करती है, गणितीय रूप प्रदान करती है। और क्या, तो तार्किक शक्ति क्षमता का विकास करती है। यह और क्या मदद करती है, तो तार्किक शक्ति क्षमता, शक्ति क्षमता का विकास करती है। तो ये सब क्या है, इसके इसके गुण है, गुण है। तो ये सब गुण हो गए। दोष भी होते हैं, तो दोष क्या ले सकते हैं, इसके दोष कह सकते हैं कि गणित की संकल्पना से बहुत ज्यादा कुछ हम एक साथ में जो है यह सीधे सीधे कंक्रीट चीजों को बता सकती है। गणित जो है वह कंक्रीट चीजों को बता सकती है, या बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज को बहुत ज्यादा ओपन करके नहीं बता सकती है। यह सभी सटीक जवाबों को देती है, इसका और विस्तार रूप क्या हो सकता है वह नहीं देती है। तो गणित में इसके गणित के कुछ दोष भी हैं, मतलब इसको यह क्या है, यह हमेशा यह उद्देश्य परक होती है, यानी ये ऑब्जेक्टिव होती है, ये ऑब्जेक्टिव होती है, उद्देश्य परक होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। इसका जो जवाब है वह सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, सब्जेक्टिव देने के लिए यह प्रेरित नहीं करती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव कहती है। यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 100% ही होगा, गलत होगा या सही होगा ये कहती है। तो बीच का रास्ता कोई देने का काम नहीं करती है, ये इसका दोष मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज मैंने आपके सामने गणित की संकल्पना और गणित भाषा क्या है, गणित भाषा का क्या प्रयोग है, और उसका व्याकरण क्या है, और उसका प्रयोग अलग अलग जगहों पे, ये सब मैंने आपको समझा दिया, गणित के गुण बता दिए और उसका प्रयोग बता दिया, ये सब जो है मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। चलिए, अब यहाँ से आज गणित का काम जो है वो होता है खत्म। यहाँ पे ये आज जो मैं कॉन्सेप्ट लिया हुआ था, गणित एवं गणित की भाषा, मतलब गणित की भाषा क्या है वो, उसका आज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए, हम यहाँ से कुछ प्रश्न लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। चलिए, प्रश्न को समझ लेते हैं। कुछ प्रश्न है, प्रश्न